हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम इकोनॉमिक्स का जो +2 का चैप्टर कर रहे थे लागत की अवधारणा, उसको आगे नेक्स्ट कंटिन्यू करते हैं। देखो, हमने लागत का अर्थ भी पढ़ लिया था। लागत क्या होती है? लागत होती है जो उत्पादन के साधनों को जब लेके आते हैं उत्पादन के लिए और उसको जो चुकाते हैं हम, जो हम खर्चा वहन करते हैं, वो हमारी लागत होती है। जैसे मैं आपको उस वीडियो में नहीं बता पाया, जैसे हम बात कर लेते हैं क्या क्या लागत होती है। लागत होती है ऐसे, श्रम की कीमत होती है, मजदूरी, ये भी लागत है। जैसे भूमि की कीमत होती है, लगान, ये लागत है, ये उत्पादन के साधन है। और इनको हम जो चुकाते हैं, इनको जो कीमत चुकाते हैं, जो हम देते हैं। जैसे हम बात करें पूंजी की कीमत, तो हम बात कर सकते हैं पूंजी का होता है ब्याज। जिसका हम कहते हैं जो कर्मचारी होते हैं, कुछ भी ले सकते हो, उत्पादन के साधन बहुत होते हैं, उनका होता है वेतन, देते हैं वेतन के रूप में। ठीक है, यानी जो ये टोटल जो प्रक्रिया है, ये हम क्यों लेके आते हैं उत्पादन के साधन? उत्पादन के लिए। किसके लेके आते हैं? उत्पादन के लिए। और उत्पादन के लिए जो उत्पादनों को, साधन को लाते हैं और साधनों को जो चुकाते हैं, वही क्या होती है? उत्पादक की लागत होती है। ठीक है, उसके बाद हमने 3 प्रकार की लागतें पढ़ी थी। अवसर लागत, उसके बाद मौद्रिक लागत और हमने सामाजिक लागतें पढ़ी थी। उसके बाद लेखे के आधार पर भी हमने 2 प्रकार की लागत पढ़ी थी, व्यक्त और अव्यक्त। व्यक्त वो है जिसको ये स्पष्ट रूप से व्यक्त किया जा रहा है। तो मैंने उसको 100 रुपये मजदूरी दी, मैंने 1000 रुपये उसका लगान दिया, मैंने 500 रुपये ब्याज दिया, मैंने 100 रुपये मान लो वेतन दिया। ठीक है, तो ये तो व्यक्त है क्योंकि स्पष्ट रूप से देखा जा रहा है। लेकिन इस जब ये चारों व्यक्ति काम कर रहे हैं, चारों साधन, तो 5वां साधन वो खुद उद्यमी भी है, साहसी भी है, यानी उत्पादक, वो भी इनके साथ ही रहेगा। लेकिन वो इनको तो वेतन देगा, इसको कौन देगा? इसका मतलब वो खुद की मजदूरी नहीं गिनता कभी भी। ये बात की थी हमने अव्यक्त लागतों में। जैसे मैं अपने खेत में काम करता हूँ, अगर मैं साथ में एक श्रमिक लेके जाता हूँ, उसको तो शाम को पैसे मिलते हैं, मेरे को नहीं मिलते। मैं खुद की मजदूरी कभी नहीं गिनता। अगर मेरा पैसा है, मैंने ब्याज पर नहीं लिया, तो इसका मतलब ब्याज मेरे को किसी को नहीं चुकाना, मेरे खुद का पैसा है, लेकिन उसका ब्याज तो है ना। अगर मैं किसी और से लेता तो ब्याज तो चुकाना पड़ता है मेरे को, तो वो उसके अंदर लेखे में नहीं आता। मेरी खुद की भूमियां तो लगान लेखे में नहीं आती। जिसमें सेवा के साधन होते हैं वो लेखे में नहीं आते, वो अव्यक्त लागतें होती है। लागतें तो है ना, जैसे मैं अपने खेत में काम करता हूँ, मेरे को कुछ नहीं मिलता, लेकिन मैं अगर कहीं और जाऊंगा और जाके काम करूंगा, मेरे को कुछ तो मिलेगा। इसका मतलब मैं काम तो कर रहा हूँ, लेकिन वो सेवा का काम है, इसलिए कुछ नहीं मिल रहा, यानी वो अव्यक्त है, उसको व्यक्त ही नहीं कर सकते हम। उसके बाद हम बात करते हैं जो आपके लागतों की, और पहली लागत की बात करते हैं हम अल्पकालीन लागतें। अल्पकालीन लागतें, अब ध्यान से देखो भाई, देखो हमने उत्पादन फलन पढ़ा था, पहले अल्पकालीन लागतों तक पहुंच जाए हम। हमने क्या पढ़ा था? उत्पादन फलन। और उत्पादन फलन में 2 प्रकार का पढ़ा था, एक तो अल्पकालीन उत्पादन फलन, और एक हमने पढ़ा था दीर्घकालीन उत्पादन फलन। एक तो पढ़ा था अल्पकालीन उत्पादन फलन और एक पढ़ा था दीर्घकालीन उत्पादन फलन। ठीक है, अल्पकालीन उत्पादन फलन ने जो हमने बात की थी वो की थी परिवर्तनशील अनुपातों का नियम। परिवर्तनशील अनुपातों का नियम कही थी ना इसके बारे में। इसका मतलब परिवर्तनशील अनुपात यानी एक साधन स्थिर होता है, एक साधन, कुछ साधन परिवर्तनशील होते हैं। बस स्थिर साधनों पर हमें क्या करना है? परिवर्तनशील साधनों की इकाई बढ़ानी है। ये तो स्थिर रहेगा, सिर्फ परिवर्तनशील साधनों की इकाई बढ़ेगी, इसका मतलब जो अनुपात होगा वो परिवर्तन होता जाएगा। दीर्घकालीन उत्पादन फलन में आपने क्या कहा था? स्थिर अनुपातों का नियम, यानी इसमें अनुपात होते हैं वो क्या रहते हैं? स्थिर रहते हैं। स्थिर अनुपातों का नियम, इसका मतलब यहाँ पर जो अनुपात है वो स्थिर रहते हैं। क्यों रहते हैं? क्योंकि सभी साधन क्या होते हैं? परिवर्तनशील होते हैं। सभी साधन परिवर्तनशील होते हैं, कोई भी साधन स्थिर नहीं होता। अब हम लागतों में जो पढ़ेंगे, सबसे पहले अल्पकालीन लागत पढ़ेंगे। ठीक है, और अल्पकालीन लागतों के अंदर जो उत्पादन फलन है उसको भी हम साथ लेके चलेंगे, यानी स्थिर और परिवर्तनशील, यानी परिवर्तनशील अनुपातों के नियम के आधार पर हम इसको स्पष्ट करेंगे भी लागतें कितने प्रकार की होती है। अल्पकाल में जो लागतें होती है वो कितने प्रकार की होती है, दीर्घकाल में जो लागतें होगी वो कितने प्रकार की होगी, उसके बारे में हम क्या करेंगे? चर्चा करेंगे। चलो करते हैं इसको आगे। तो सबसे पहले बात करते हैं अल्पकालीन लागतों की।
मैं बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता रहा हूं। अल्पकाल में एक तो साधन होता है स्थिर साधन, और कुछ होते हैं परिवर्तनशील साधन। ठीक है, स्थिर साधनों के लिए कीमत तो हमें चुकानी पड़ेगी ना। जैसे मान लो भूमि है, वो स्थिर साधन है, उसका लगान तो देना पड़ेगा हमें। मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, देख लो, अपने बात करते हैं। जैसे मैंने उत्पादन करने के लिए एक भूमि किराए पर ली, ठीक है। अब मैं चाहे उसमें उत्पादन करूं या ना करूं, अरे वो तो फिक्स हो गया ना, उतना पैसा तो लग गया मेरा। 1 साल तक मैंने उसको ठेके पर लिया, तो 1 साल का तो पैसा चला गया ना। चाहे उत्पादन करो या ना करो, आपको तो पैसा देना पड़ेगा। जैसे मैंने रूम किराए पर लिया, अब उसमें मैं रहूं या न रहूं, अब मेरी इच्छा है, किराया तो देना ही पड़ेगा ना उतना। वो होता है स्थिर लागत, यानी उतना पैसा लग चुका है, वो तो लगे ही लगेगा। परिवर्तनशील लागत जो परिवर्तनशील साधन की होती है, हाँ, इस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने भूमि किराए पर ले ली, वो तो पैसा लग गया मेरा, लेकिन जब मैंने अब तक उत्पादन ही शुरू नहीं किया, तब तक श्रमिक भी नहीं लेके आऊंगा, मैं कच्चा माल भी नहीं लेके आऊंगा। इसका मतलब जब मैं उत्पादन ही शुरू नहीं कर रहा, तो ये तो लागत लग चुकी है मेरी, ये तो नहीं लग रही ना। ये उत्पादन के साथ इसका संबंध होता है। किसके साथ होता है? उत्पादन के साथ। जैसे जैसे आप उत्पादन बढ़ाते हो, वैसे वैसे परिवर्तनशील लागतें भी बढ़ती जाती है। तो उत्पादन बढ़ाओगे तो आपको श्रमिक, कच्चा माल, सभी कर्मचारियों की, तकनीकी, मशीनों की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, तो स्थिर साधनों के आधार पर, अल्पकाल के आधार पर हम पहली लागत लिखते हैं कुल स्थिर लागत। एक इसके अंदर आप पढ़ोगे कुल स्थिर लागत, एक इसमें पढ़ोगे आप कुल परिवर्तनशील लागत। एक तो आप पढ़ोगे कुल स्थिर लागतें, एक आप पढ़ोगे कुल परिवर्तनशील लागतें, और एक आप पढ़ोगे इसमें कुल लागतें। ठीक है, इसे कहेंगे हम TFC, जो फिक्स कॉस्ट होती है, इसको बोलेंगे TVC, और इसको बोलेंगे कुल लागत यानी TC। अब ध्यान से देखो, मैं यहाँ पर इन तीनों की परिभाषा इकट्ठी बता देता हूँ आपको, बार बार टाइम वेस्ट भी नहीं होगा। कुल स्थिर लागतें, ठीक है, चलो लिख ही देते हैं, अभी बढ़िया तरीके से समझा जाएगा। यहाँ पर एक बात तो फिक्स लिखनी है, अल्पकाल में, क्योंकि हम अल्पकालीन लागतें पढ़ रहे हैं, अल्पकाल में कुछ साधन स्थिर रहते हैं, उन स्थिर साधनों को जो चुकाया जाता है, वही बात आ गई ना, चुकाने वाली, यानी उनकी कीमत चुकाया जाता है, या जो खर्चा लगता है उन साधनों पर, उसे क्या बोलते हैं? कुल स्थिर लागत कहते हैं। क्या बोलते हैं? कुल स्थिर लागत। जैसे मैंने भूमि किराए पर ली, वो कुल स्थिर लागत है। मैंने बिल्डिंग बना दी, वो कुल स्थिर लागत है। अब बिल्डिंग बना दी, उसमें उत्पादन करो या ना करो, पैसा तो लग चुका है। वो तो मैंने क्या है, सड़क बना ली, एक मतलब छोटी सड़क बनाई है, अब उसके ऊपर परिवहन गुजरे या ना गुजरे, खर्चा तो लग गया ना। अपने घर पर साधन लिया है, अब उसको चलाओ या ना चलाओ, पैसा तो लग गया हमारा। बात समझ रहे हो? वो होती है कुल स्थिर लागत, यानी वो स्थिर साधनों की लागतें होती है। तो स्थिर साधनों पर हम खर्चा करते हैं। ऐसे अपने एक उदाहरण दे सकते हो इसमें, भूमि को लगान, या भूमि है, भूमि किराए पर लिया, नई खरीदी, हमने मकान बनाया, बिल्डिंग बनाई, ठीक है, ये लागतें, इन पर जो पैसा खर्च होता है वो लागत कौन सी होती है? कुल स्थिर लागतें होती है। और ध्यान रखना, इसमें साथ ही बता देता हूं, इसका उत्पादन के साथ संबंध नहीं होता, नहीं होता। इस लाइन को स्पष्ट कर लेते हैं, क्यों नहीं होता। जैसे मान लो मैंने एक भूमि ले ली किराए पर 1 साल के लिए, 1 वर्ष के लिए। अब यहाँ पर मैं चाहे 0 उत्पादन करूँ, जैसे मान लो 1 वर्ष के लिए भूमि किराए पर ली, मेरा 1000 रुपये लग गए। छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं। चाहे मैं उसके ऊपर 0 उत्पादन यानी उत्पादन न करूँ, तो भी मेरे 1000 रुपये लग गए ना। चाहे उस पर 1 इकाई का उत्पादन करूँ, फिर भी 1000 है, कुछ ज़्यादा थोड़ा देने पड़ेंगे। चाहे इस पर मैं 10 इकाई का उत्पादन करूँ, रुपये तो 1000 ही लगेंगे मेरे। ठीक है, यानी इसके अंदर उत्पादन कम ज्यादा होने पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। इसका मतलब कुल स्थिर लागत पर उत्पादन का कोई प्रभाव नहीं होता। इसका डायग्राम भी बनाएंगे, वो नेक्स्ट में। एक बार इनका सबका अर्थ समझ लेते हैं।
कुल स्थिर लागत पर उत्पादन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उत्पादन के साथ संबंध नहीं होता, चाहे उत्पादन आपका शून्य हो रहा हो, चाहे उत्पादन आपका अधिकतम हो रहा हो, चाहे आप उसमें उत्पादन कर रहे हो या नहीं कर रहे, आपकी जो पैसा लगा है वो लग चुका है। जैसे मान लो भूमि है, अगर मैं इसमें कहूँ एक बिल्डिंग या मकान बना लिया मैंने, ठीक है, अब इसमें उत्पादन न करूं तो भी मकान का खर्चा लग चुका है, जितना पैसा लगा है, चाहे मैं उसमें 1, 100, 2, 3 की 10 यानी अधिकतम उत्पादन करूं तो भी मेरा कितना लगेगा, इतना ही लगेगा जितना मैं खर्चा लगा चुका हूं, खर्चा बढ़ेगा नहीं मेरा। यानी कुल स्थिर लागत वो होती है जिसका उत्पादन के साथ कोई संबंध नहीं होता, चाहे उत्पादन शून्य हो, चाहे उत्पादन बढ़ रहे कितना ही अधिकतम हो, जो कुल स्थिर लागत होती है वो कुल यानी स्थिर ही रहती है, परिवर्तन नहीं होती। ठीक है, इसी के आधार पर इसकी हम सेकंड लागत बात करते हैं, अल्पकालीन लागत की। अल्पकालीन जो दूसरी लागतें होती है वो होती है कुल परिवर्तनशील लागतें। कुल परिवर्तनशील लागतें यानी टीवीसी, इसके बारे में चर्चा करते हैं। देखो कुल परिवर्तनशील लागतें, इसका मतलब नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो परिवर्तनशील साधनों की होती है, परिवर्तनशील साधनों की लागतें क्या कहलाती है, कुल स्थिर लागतें और कुल परिवर्तनशील लागतें। यानी जो हम स्थिर साधनों को चुकाते हैं वो कुल स्थिर लागत होगी, और जो हम परिवर्तनशील साधनों को चुकाते हैं वो क्या होगी, परिवर्तनशील लागतें होगी। सिंपल सी बात है। और कुल स्थिर लागत होती है वो स्थिर ही रहती है, चाहे उत्पादन शून्य हो चाहे अधिकतम हो, और कुल परिवर्तनशील लागतें वो होती है जिसका उत्पादन के साथ स्पष्ट संबंध होता है। ध्यान रखना, इसका उत्पादन के साथ स्पष्ट संबंध होता है, उसका संबंध नहीं होता, इसका संबंध होता है, भी ध्यान रखना, क्योंकि जैसे जैसे उत्पादन परिवर्तन होगा वैसे वैसे कुल परिवर्तनशील लागतें भी परिवर्तन होगी, लेकिन कुल स्थिर लागत स्थिर ही रहती है। इसके ध्यान रखना, हम जो कुल स्थिर लागत का डायग्राम बनाएंगे ना, ध्यान रखना वो स्थिर बनेगा बिल्कुल। टीएफसी होती है वो बिल्कुल स्थिर रहती है, क्योंकि उत्पादन चाहे शून्य हो रहा हो, चाहे 1 हो रहा हो, 2 हो रहा हो, चाहे 10 हो रहा हो, स्थिर लागत जैसे 10 रुपये लग गए तो 10 रुपये ही रहेंगे, उसमें चेंज नहीं होगा, इसके अंदर कोई परिवर्तन नहीं होता। लेकिन इसमें परिवर्तन होता है जैसे जैसे हमारा उत्पादन परिवर्तन होता है, जैसे जैसे हम उत्पादन में वृद्धि करते हैं वैसे वैसे जो परिवर्तनशील लागतें हैं वो भी बढ़ती जाती है। ऐसे हम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं हम कुल स्थिर परिवर्तनशील लागत की बात कर रहे हैं, ठीक है, जीरो उत्पादन किया, क्या किया, जीरो उत्पादन, इसका मतलब उत्पादन नहीं कर रहे, उत्पादन नहीं कर रहे। जब उत्पादन ही नहीं कर रहे तो हमें श्रमिक की आवश्यकता पड़ेगी क्या, इसका पहले उदाहरण लिख लेते हैं। जैसे श्रमिक, कच्चा माल की जो कीमत होती है आदि, ये क्या होती है, ये कुल परिवर्तनशील लागतें होती है। देखो जब उत्पादन ही शून्य हो रहा है तो न तो हमें कच्चे माल की आवश्यकता होगी क्योंकि हम उत्पादन कर ही नहीं रहे, न हमें श्रमिक की आवश्यकता होगी, तो हमारी कुल परिवर्तनशील लागत भी क्या होगी, शून्य होगी। याद आ, समझ आ रही है नहीं आ रही? देखो कुल स्थिर लागत में तो मैंने आपको ये कहा था उत्पादन शून्य हो, जैसे भूमि लगान का मैंने 1000 रुपये की बात कही थी, शून्य हो तो भी 1000 रुपये खर्चा है, 10 हो तो भी 1000 रुपये खर्चा है। यहाँ पर यदि उत्पादन शून्य है तो ये क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी, यानी कुल परिवर्तनशील लागत भी क्या होगी, शून्य होगी। तो जब तक हमने उत्पादन शुरू ही नहीं किया तो हमें परिवर्तनशील साधन हम लेके ही नहीं आएंगे, न श्रमिक लेके आएंगे, न हम कच्चा माल लेके आएंगे, अन्य जो परिवर्तनशील साधन होते हैं उनकी हमें आवश्यकता ही नहीं है। जब उसको नहीं लाएंगे तो हमें कुछ देना भी नहीं पड़ेगा, मजदूरी नहीं देनी पड़ेगी हमें, ठीक है, कच्चे माल की कीमत नहीं देनी पड़ेगी हमें। जब ये कुछ देना ही नहीं पड़ेगा इसका मतलब परिवर्तनशील लागतें क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी। और जैसे हम उत्पादन मान लो 1 बढ़ा दिया हमने, जैसे उत्पादन बढ़ेगा तो हमें एक उत्पादन करने के लिए हमें श्रमिक की भी आवश्यकता पड़ेगी, हमें कच्चे माल की भी आवश्यकता पड़ेगी, है या नहीं, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में जब हम श्रमिक को और कच्चे माल की कीमत चुकाएंगे तो परिवर्तनशील लागत भी क्या हो जाएगी, मान लेते हैं 100 रुपये बढ़ गई, जैसे उत्पादन बढ़ा वैसे जैसे 10 रुपये ले लेते हैं, परिवर्तनशील लागत बढ़ी, फिर उत्पादन बढ़ा, फिर परिवर्तनशील लागत मान लेते हैं 18 रुपये हो गई, फिर उत्पादन बढ़ा यानी 10 रुपये हो गई, यहाँ पर मान लेते हैं 100 रुपये हो गई। यानी इसका उत्पादन के साथ क्या होता है, प्रत्यक्ष संबंध होता है। जब उत्पादन शून्य होता है
तो कुल परिवर्तनशील लागत भी क्या होती है, शून्य होती है। जब उत्पादन बढ़ता है तो कुल परिवर्तनशील लागत भी बढ़ती है, क्योंकि जब उत्पादन बढ़ता है तो हमें परिवर्तनशील साधनों को ज़्यादा लगाना पड़ता है। यानी श्रमिक भी ज़्यादा, उत्पादन बढ़ा रहे हैं तो श्रमिक भी ज़्यादा चाहिए, हमें कच्चा माल भी ज़्यादा चाहिए, स्टेशनरी है, तकनीक वगैरह है, कर्मचारी है, सबकी हमें आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है, उन सभी को जब लेके आएंगे तो उसको हम जो कीमत चुकाएंगे वो हमारी क्या होगी, परिवर्तनशील लागतें होगी। और जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे परिवर्तनशील लागतें भी बढ़ेगी। देखो साथ में इनका अंतर भी हो रहा है। कुल स्थिर लागत का उत्पादन के साथ कोई संबंध नहीं होता, ये स्थिर रहती है, चाहे उत्पादन शून्य हो तो भी 1000 रुपये है, चाहे उत्पादन अधिकतम हो तो भी 1000 रुपये है। लेकिन इसका उत्पादन के साथ संबंध होता है, उत्पादन शून्य हो तो ये भी शून्य होगी, उत्पादन बढ़ेगा ये भी बढ़ेगी, उत्पादन अधिकतम हो तो ये भी क्या हो जाएगी, अधिकतम हो जाएगी। ठीक है, इसका मतलब कुल परिवर्तनशील लागत उत्पादन के साथ साथ बढ़ती है और उत्पादन के साथ साथ घटती है, लेकिन ये बढ़ने और घटने पर ये स्थिर रहती है। समझो, स्थिर लागत उत्पादन के बढ़ने और घटने पर स्थिर रहती है, परिवर्तनशील लागत उत्पादन बढ़ने और घटने पर बढ़ती और घटती है। जैसे उत्पादन बढ़ रहा है तो ये बढ़ेगी, उत्पादन घट रहा है तो ये घटेगी। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम तीसरे का, कुल लागत का। किसकी बात करते हैं हम, कुल लागत की। कुल लागतें ये जो टोटल कॉस्ट होती है, बस सिंपल सी है। तो कुल लागत क्या होगी, एक सूत्र लिख देता हूं मैं, आप समझ आ जाएगा आपको। कुल लागत बराबर कुल परिवर्तनशील लागत, स्थिर लागत प्लस कुल परिवर्तनशील लागत। इसका मतलब इन दोनों का योग ही क्या होगा, कुल लागत होगी। इन दोनों का योग क्या होगा, लागत होगी। यानी इसमें आप लिख सकते हो, जब कुल स्थिर लागत व कुल परिवर्तनशील लागतों को जोड़ देते हैं या योग कर देते हैं, जैसे भी है, ठीक है, उसे कुल लागतें कहते हैं। बस सिंपल ही है। जैसे मैंने बात की, मान लो एक इकाई पर जो कुल उत्पादन हो रहा था, एक इकाई, कुल परिवर्तनशील लागत जैसे मैंने की थी 10 रुपये, और स्थिर तो होती है तो स्थिर ही होती है, चाहे एक हो, शून्य हो, 1000 रुपये थी। अब आपको ये कह जिससे कुल लागत निकालो, कुल लागत है, इसका मतलब उत्पादक का एक तो 1000 रुपये यहाँ लग चुका है क्योंकि उसने भूमि लगा पर ली थी, और एक उत्पादन के लिए 10 रुपये यहाँ खर्चा हो चुका है, तो टोटल कितनी होगी, 1010। अगर आपको याद हो तो हम कई बार दुकान पर याद किया, हम जाते हैं दुकान पर सामान लेने, बढ़िया शोरूम में कपड़े लेने जाते हैं, वो उसको अपने कपड़ा दिखाता है, वो कीमत ज़्यादा बताता है, हम कहते हैं इसकी कीमत ज़्यादा है, बाहर वो दे रहा है, वो सस्ती में दे रहा है। इसका मतलब जो रेडी पर या कोई छोटी दुकान में सस्ती में दे रहा है, तो वो आपको पता क्या कहेगा, वो कहेगा जी हमारे इतने लोग काम करते हैं यहाँ पर, हमने इतनी बड़ी बिल्डिंग बना रखी है, यहाँ पर AC लगा रखी है, इतनी लाइटें हैं, यानी इतनी आपको सुविधा दे रहे हैं, तो उसका खर्चा इसी में तो निकालना होता है। इसका मतलब वो भी लागतें होती है, वो भी अंदर ही जुड़ेगी, कोई ये थोड़ी है सिर्फ कपड़े की लागत जुड़ रही है, वहाँ पर लाइट भी चल रही है, AC भी चल रही है, कुछ व्यक्ति आपको दिखाने के लिए भी बैठे हुए हैं, उनका भी वेतन है, उनको भी पैसा दिया जाता है। ठीक है, इसका मतलब जितनी भी लागत होती है, चाहे वो कुल परिवर्तनशील लागत हो चाहे स्थिर लागत हो, जब उसको जोड़ देंगे तो क्या कहलाएगी, कुल लागत कहलाएगी। क्या कहलाएगी, कुल लागत। जैसे मान लेते हैं हमने कई बार होते हैं ना, बाजार से सामान जाके गाँव में बेचते हैं, ठीक है, 10 रुपये का लेके गए, वहाँ पर 15 का बेच रहे हैं, वो कहेगा यार तू 15 का दे रहा है, बाजार के अंदर 10 का मिल रहा है, तो हम क्या कहेंगे, अरे 5 रुपये किराया भी लगता है यार, जब 3-4 रुपये किराया लगता है, 2 रुपये इसमें लाभ कमाते हैं हम। तो जो परिवर्तन यानी जो सभी प्रकार जितनी भी लागत हो, लागत मिलने के बाद ही उसकी कीमत डिसाइड होती है, यानी सभी लागतों को जोड़ दिया जाता है पहले, कितना पैसा खर्च हो रहा है, चाहे वो परिवहन का खर्च हो रहा है, चाहे वो अन्य शॉप का खर्च हो रहा है, चाहे कोई व्यक्ति जो काम करता है उसका हम वेतन दे रहे हैं, यानी सभी लागतों का योग ही तो क्या कहलाती है, कुल लागत। क्या कहलाती है, कुल लागत। और यहाँ पर 2 प्रकार की लागत है, कुल स्थिर और कुल परिवर्तन, इन दोनों को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगी, कुल लागत। और इसके आधार पर इसकी परिभाषा है, इसका मीनिंग है, इसका अर्थ है। ये सूत्र मिल गया आपको, कुल लागत बराबर कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत। जब दोनों को जोड़ दोगे तो आपको क्या मिल जाएगी, कुल लागतें प्राप्त हो जाएगी। ठीक है, ये आपकी क्या होगी, 3 प्रकार की लागतें कंप्लीट हो गई। अब हम क्या है, इन तीनों प्रकार के लागतों का, वैसे तो क्या है 6 लागतें आपके इसके अंदर मिलेगी अल्पकाल में,
6 की 6 इकट्ठी टेबल होगी, लेकिन अपने ऐसे नहीं करेंगे, अपने पहले सिर्फ 3 की टेबल करते हैं, ठीक है। यहाँ तो उत्पादन हो जाएगा, पहले इनको समझ लेते हैं। तो 6 की 6 इकट्ठी करेंगे ना तो कंफ्यूज हो जाओगे। है बिल्कुल सिंपल, कोई दिक्कत नहीं है। आगे तो औसत वाली तो बिल्कुल ही सिंपल है, लेकिन क्यों ना इनको हम बढ़िया तरीके से पूरा कर ही ले। जो टेबल आपके बुक में दी है वो टोटल दी हुई है, हमें उसको 2 भागों में बांट लेते हैं। पहले ये कुल वाली कर लेते हैं, फिर औसत वाली कर लेंगे, ठीक है। यहाँ उत्पादन लिख देते हैं, यहाँ पर कुल स्थिर लागत लिख देते हैं, यहाँ कुल परिवर्तनशील लागत लिख देते हैं, और यहाँ कुल लागत लिख देते हैं। ये नहीं किया ना हमने, ठीक है। और इसके आधार पर तीनों के डायग्राम बना देंगे, हमारा ये चैप्टर है पूरा कंप्लीट हो जाएगा। बहुत सिंपल है। आपके बुक के अंदर वो टेबल करते हैं। उत्पत्ति की मात्रा 6 तक दे रखी है, शून्य से लेकर 0, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। अब स्थिर लागत आपको यहाँ पर दे रखी है 10। अब मेरी बात सुनो, मैंने आपको बताया था इसका उत्पादन के साथ कोई संबंध नहीं होता कुल स्थिर लागत का। 0 पर भी 10 है, 1 पर भी 10 होगा, 2 पर भी 10 होगा, 3 पर भी 10, 4 पर भी 10, 5 पर भी 10 और 6 पर भी 10। देखो कितना सिंपल है। ये कॉलम करना तो बहुत आसान है, तो जब बात अल्पकाल की आ रही है, कुल स्थिर लागत की आ रही है, आपको ऐसे कंफ्यूज में तो जरा सर उत्पादन ही 0 हो रहा है तो लागत कैसे होगी। कुल स्थिर लागत तो कुल ये तो फिक्स ही रहती है, चाहे उत्पादन करते हो या न करते हो। अगर आपने एक बार बिल्डिंग बना दी, एक बार आपने भूमि किराया, जैसे मान लो मैंने ठेके पर भूमि ले ली, मैंने पूरे साल उसके अंदर कृषि नहीं की, मेरा पैसा तो लग गया ना, उत्पादन हो या ना हो वो कोई डिपेंड नहीं है, ठीक है। वो तो पूरा ही लेगा पैसा। जैसे मैंने कहा रूम किराए पर लिया, अगर उसमें रहो या न रहो वो तो पूरा पैसा लेगा आपसे, भी तू रहे या न रहे तेरी इच्छा है, जितना किराया उतना देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये इसका उत्पादन के साथ कोई संबंध नहीं होता। एक बार आपको पता चल गया ना 10, इसका मतलब सब में क्या लिख दो 10 लगा दो, कंप्लीट है, ठीक है। अब आती है कुल परिवर्तनशील लागत की बात। आपको मैंने बताया था जब उत्पादन शून्य होता है तो परिवर्तनशील लागत भी क्या होती है, क्योंकि जब तक हमने उत्पादन करना शुरू ही नहीं किया तो न तो हम श्रमिक लेके आएंगे न हम कच्चा माल लेके आएंगे, तो परिवर्तनशील लागत भी क्या रहेगी, शून्य रहेगी, क्योंकि श्रमिक को हम परिवर्तनशील मानते हैं। और कुल लागत क्या थी, दोनों का योग 10 और 0 का योग कितना होगा, पहला बिंदु कंप्लीट हो गया ना हमारा। फिर टीसी क्या थी, टीवीसी प्लस टीएफसी तो थी, यानी इन दोनों का योग ही तो था। अब वो कहता है पहली इकाई पर परिवर्तनशील लागत हो जाएगी 8, दूसरा जैसे ही बढ़ाएंगे कितनी हो जाएगी 14, उसके बाद 18, उसके बाद आपका हो गया जी 24, 34, 50। देखो जो चीज मैंने बताई थी वो इसके अंदर प्रूफ हो रही है, इसलिए मैं टेबल बना रहा हूं। देखो पहले तो इसका उत्पादन से कोई संबंध नहीं है, देखो उत्पादन बढ़ रहा है घट रहा है ये 10 ही है। इसका उत्पादन से प्रत्यक्ष संबंध है, उत्पादन शून्य ये भी शून्य, उत्पादन बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा। 2 पर 14, 3 पर 18, 4 पर 24, 5 पर 34, 6 पर 50। फिर जैसे जैसे उत्पादन बढ़ रहा है वैसे वैसे परिवर्तनशील लागतें भी क्या हो रही है, बढ़ रही है। क्यों, क्योंकि उत्पादन बढ़ाएंगे तो हमें श्रमिक कच्चे माल सबकी स्टेशनरी सबकी आवश्यकता पड़ेगी, और जब उन साधनों को लेके आएंगे परिवर्तनशील साधनों को तो उसको हमें चुकाना तो पड़ेगा ना, तो जो चुकाएंगे वो हमारी लागत है, ठीक है। और ये शून्य होगी तो ये भी शून्य होगी, ये स्थिर रहेगी। अब कुल लागत दोनों का योग 10 और 8 18, 10 और 14 24, 10 18 28, 10 24 34, 10 34 44, 10 50 60। यानी कुल लागत क्या होती है, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत का योग ही तो होती है। यानी जो आपको ये दिया गया है ये दिया गया है, दोनों को जोड़ दो आपको क्या निकल जाएगी, कुल लागत ज्ञात है, ठीक है। उसके आधार पर हम डायग्राम बनाते हैं एक, मैं आपको अलग मार्कर का दे रहा हूं, यहाँ पर हम तीनों का डायग्राम बना लेते हैं स्पष्ट रूप से। दे रहा है ना, यहाँ पर हम ले लेते हैं कुल परिवर्तनशील लागत, कुल स्थिर लागत और कुल लागत, और यहाँ पर हम ले लेते हैं उत्पादन, यानी उत्पादन की इकाइयां, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको बात करूंगा एक, आपको ये शून्य का है, यहाँ मैं उत्पादन लगा लेता हूँ 1 2 3 4 5 6 और 7। अगर हमें बिंदु न लगाए तो भी चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है।
यहाँ पर एक तो ध्यान यहाँ रखना है आपको 10 का। देखो हमने क्या बात की, जब उत्पादन शून्य हो, चाहे 1 2 3 4 5 6 हो, कुल स्थिर लागत है वो क्या रहती है, स्थिर रहती है। इसका मतलब 10 ही रहती है। चाहे 1 का ही करेंगे तो भी 10 होगी, 0 करेंगे तो भी 10 होगी, 2 करेंगे तो भी 10 होगी। यानी ये रेखा बिल्कुल सीधी होगी। ये आपकी है कुल स्थिर लागत। इतनी सिंपल है। देखो चाहे आप उत्पादन 0 का कर रहे हो तो भी 10 खर्च है, 1 का कर रहे हो तो भी 10 है, 2 का है फिर भी 10 है, 3 पर 10 है, 4 पर 10 है, 5 पर 10, 6 पर 10 और 7 पर भी क्या है 10 है। यानी जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा घटेगा इसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं बता चुका हूँ इसका उत्पादन के साथ कोई संबंध नहीं होता। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट हम बात करें कुल परिवर्तनशील लागत की। अब मैंने आपको बताया था कुल परिवर्तनशील लागत, अगर इकाई शून्य है तो ये भी क्या होगी शून्य। इसका मतलब इसकी रेखा कहाँ से शुरू होने वाली है, शून्य से शुरू होने वाली है। ये तो क्लियर है ना, क्योंकि देखो शून्य पर वो क्या है शून्य है, तो शून्य पर शुरू होने वाली है, तो उसको कर दो शून्य पर शुरू। ये होगी आपकी कुल परिवर्तनशील लागत। ध्यान से देखो, पहले तो 8 बढ़ी। देखो हम परिवर्तन देखते हैं कि आपकी रेखा सीधी क्यों नहीं बनी, वो बताता हूँ आपको मैं। पहले तो सीधी 8 बढ़ गई, यानी ज्यादा बढ़ी, ये बिल्कुल ऐसे बढ़ेगी सीधी ऐसे, क्योंकि स्टार्टिंग में ज्यादा बढ़ती है। उसके बाद 6, उसके बाद 4, उसके बाद 6, उसके बाद 10, उसके बाद 16। यानी स्टार्ट के अंदर क्या होता है ज्यादा दिखाना आपको, फिर ये गिरनी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको पढ़ा था ना वर्तमान पैमाने का प्रतिफल, या आपने पढ़ा था स्टार्ट, आपने कल ही किया था 3 अवस्थाएं, प्रथम द्वितीय और तृतीय, जो पिछली वीडियो में हमने की थी। प्रथम अवस्था वो होती है जिसमें उत्पादन बढ़ती मात्रा से मिलता है, पढ़ा था ना, याद आ रहा है क्या आपको, बढ़ती मात्रा से। इसका मतलब इसमें लागत कम होती है और उत्पादन क्या होता है ज्यादा होता है, तो इसका मतलब लागत स्टार्ट में कम होती जाएगी 8 6 4। ठीक है, तृतीय अवस्था हमने पढ़ी थी, इसमें उत्पादन घटता है और लागत बढ़ती है। ये सब में लागू होता है भी, देख लो अब लागत बढ़नी शुरू हो जाएगी 6 10 16। ठीक है, यानी पहले तो लागतें गिर रही थी प्रत्येक इकाई में, क्योंकि वर्तमान जो आपकी उत्पादन बढ़ रहा था लागतें कम हो रही थी। उसके बाद एक बिंदु के बाद लागतें क्या होगी बढ़नी शुरू हो गई। ठीक है, तो इसका पहले ये, फिर उसके बाद इसको हम ऐसे लेकर चलेंगे, यानी यहाँ गिरनी शुरू हो गई और उसके बाद ये क्या होगी बढ़नी शुरू। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं कुल लागत का। अब कुल लागत का वाला देखो आप मैटर, इससे बना लेते हैं। देखो कुल लागत आपको क्या कह रहा है, कुल लागत जब उत्पादन शून्य होगा तो ये भी क्या होगी शून्य होगी, क्या नहीं होगी। क्यों होगी, क्योंकि कुल लागत में तो कुल स्थिर लागत भी होती है, इसलिए तो कभी शून्य हो ही नहीं सकती। इसका मतलब ये कहां से शुरू होगी, ये भी 10 से शुरू हो रही है, ये भी कहां से शुरू होगी 10 से शुरू होगी। क्यों, क्योंकि कुल लागत होती है वो TFC प्लस TBC तो होती है। अब दोनों का जोड़ करेंगे तो इससे ऊपर ही बनेगी तीसरी रेखा, इसका मतलब इसका बनेगी वो पहले ये आपकी मिल गई कुल लागत की। ये देखो तीनों डायग्राम कंप्लीट हो गए, कितना सिंपल है। आपको ध्यान क्या रखना है, ध्यान इतना ही रखना है भी जो उत्पादन है, उसका स्थिर के साथ कोई संबंध नहीं होता, यानी ये शून्य और अधिकतम पर स्थिर रहती है, यानी सीधी रेखा बना देनी है आपको। कुल परिवर्तनशील लागत होती है, जब उत्पादन शून्य होता है तो ये भी शून्य होता है, इसका मतलब इसकी रेखा शून्य से चलेगी। ठीक है, कुल लागत होती है वो इन दोनों का योग होती है, कर सकते हो आप TFC प्लस TVC बराबर TC। इसका मतलब ये उससे ऊपर होती है, ये शून्य नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें स्थिर लागत फिक्स रहती है। TC जो कुल लागत होती है वो शून्य नहीं होती। क्यों नहीं होती, क्योंकि ये दोनों का जोड़ होती है, तो ये तो फिक्स ही है, इतना तो होगी इतनी तो होगी, सिंपल सी बात है, 10 तो रह ही रहेगी। इसका मतलब ये कहाँ से शुरू होगी 10 से शुरू होगी, बस। उसके बाद इसको बढ़ाता हुआ दिखा दो, पहले ये घटेगी और फिर ये बढ़ना शुरू हो जाएगी, क्योंकि स्टार्ट के अंदर प्रथम अवस्था होती है, उत्पादन बढ़ता है, लागतें कम होती है तो लागतें घटनी शुरू हो जाएगी, और तृतीय अवस्था के अंदर लागतें बढ़ती है तो ये सीधी बढ़नी शुरू हो जाएगी, बस। वो तो अलग मैटर है। ये आपके पास आ गया तीनों का डायग्राम। देखो आज आपके ये प्रश्न कंप्लीट हो चुका है। कुल स्थिर लागत, उसका उत्पादन से क्या संबंध होता है, इसका अर्थ क्या होता है, टोटल मैं बता चुका हूँ आपको।
कुल परिवर्तनशील लागत, इसका उत्पादन से क्या संबंध होता है, किस प्रकार इसको हम निर्धारित कर सकते हैं, और कुल लागत कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उसका क्या फॉर्मूला होता है, क्या सूत्र होता है, वो भी हम कंप्लीट कर चुके हैं। यानी टीसी बराबर टीएफसी प्लस टीवीसी, यानी कुल लागत के अंदर हम क्या करते हैं, कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागत को हम क्या कर देते हैं, जोड़ देते हैं। और उसके बाद हमने इन तीनों का टेबल बनाई थी। देखो ये उत्पादन की इकाइयां ली हमने, जब ये शून्य होता है तो ये तो स्थिर ही रहती है, चाहे ये शून्य हो चाहे अधिकतम हो। एक 0 पर भी 10 है, 1 पर 10, 2 पर 10, 3 पर 10, क्योंकि ये स्थिर है, इसका नाम ही कुल स्थिर लागत है। कुल परिवर्तनशील, ये शून्य होगी तो ये भी शून्य होगी, तो जब उत्पादन करना ही शुरू नहीं किया तो इकाइयां लाने की हमें आवश्यकता ही नहीं है। तो ये जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे ये भी बढ़ेगी, क्योंकि इनका उत्पादन के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है, उत्पादन के साथ प्रत्यक्ष संबंध होता है। टीसी होती है जो आपकी कुल लागत होती है, वो टीएफसी और टीवीसी का योग होती है, ठीक है। और इन तीनों के आधार पर हमने क्या बना दिया, इस डायग्राम को कंप्लीट कर दिया। अब बोलो यहाँ तक कोई बात आपको नहीं समझाई, तो देखो यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं 3 प्रकार की लागतें, अभी तक अल्पकालीन है। अब जो हमने कुल की है, अब हम औसत की बात करते हैं, इसकी बात करते हैं औसत की। ये 3 लागतें कंप्लीट हो गई। उसके बाद हमारी चौथी इसके अंदर लागत आएगी, वो आएगी औसत, क्योंकि अभी तक अल्पकालीन चल रही है, ध्यान रखना भी, अल्पकालीन लागतें। उसके अंदर हमने टीवीसी की, टीएफसी की और टीसी की। अब आती है आपकी औसत स्थिर लागत, ठीक है। अब सुनो बात, जब किसी चीज की हम एवरेज निकालते हैं, औसत निकालते हैं, तो हमें क्या करना होता है, भागी तो देना होता है। इस चीज को पढ़ चुके हैं हम, जो कुल होता है उसको इकाइयों से भाग दे दो, आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसका पहले सूत्र लिख देता हूँ, देखो AFC यानी एवरेज जो फिक्स कॉस्ट होती है उसकी बात कर रहे हैं हम, वो स्थिर लागत की बात कर रहे हैं। इसको हम कैसे ज्ञात करते हैं, जो कुल स्थिर लागत होती है उसको उत्पादन की इकाइयों से भाग कर दो, आपको औसत स्थिर लागत मिल जाएगी। यानी मैंने पहले ही कहा था आपको, अगर आपको वो 3 लागतें समझ आ चुकी है तो बाकी लागतें आपको याद है, सिर्फ भाग ही देना है। तो इसकी परिभाषा क्या बन जाएगी, जब कुल स्थिर लागतों को या में उत्पादन की इकाइयों से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे औसत स्थिर लागतें या लागत कहते हैं। देखो कितना सिंपल है, सिर्फ ये सूत्र ही तो है, इसी के आधार पर परिभाषा लिख रहे हैं, भाग तो दे रहे हैं टीएफसी बटा क्यू, यानी कुल स्थिर लागत को उत्पादन की इकाई से इसको भाग देंगे, विभाजित करेंगे, और जो भागफल प्राप्त होगा वो एफसी होगा। क्योंकि एवरेज के लिए, औसत के लिए तो हमेशा भाग ही तो होता है। ये बहुत बार आप 9वीं 10वीं 8वीं के अंदर पढ़ चुके हो ये बात, कि जब भी कोई एवरेज निकालते हैं ना तो राशियों का योग, राशियों की संख्या याद है ना, तो राशियों का योग यानी ये कुल है, और संख्या यानी इकाइयाँ, उत्पादन की इकाइयाँ। अब जैसे इसको हम विभाजित करेंगे, जो भागफल प्राप्त होगा वो एफसी होगा, ठीक है। उसके आधार पर हम 5वीं इकाई की भी बात कर सकते हैं, जो लागत है उसकी भी बात कर सकते हैं। 5वीं लागत होगी उसकी औसत परिवर्तनशील लागतें या परिवर्तनशील लागत, बस इसी का भी मैं सूत्र लिख देता हूँ। इसमें क्या करना है, टीवीसी को क्यू से भाग दे दो, बस इसका क्या परिभाषा बन जाएगी, आप ये कह दोगे जब कुल परिवर्तनशील लागतों में उत्पादन की इकाइयों का भाग देते हैं या भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे कुल परिवर्तनशील लागतें कहते हैं। देखो कितना सिंपल है, सिर्फ ये एवरेज का सूत्र याद है, औसत का सूत्र सभी के याद होता है, तीसरी क्लास से शुरू हो जाता है ये। इसी को देख के मैंने इसकी परिभाषा बना दी भी, कुल परिवर्तनशील लागतों को उत्पादन की इकाइयों से भाग देते हैं तो औसत परिवर्तनशील लागत प्राप्त हो जाती है। बिल्कुल सिंपल है ना, ठीक है।
उसके बाद हम बात करते हैं छठी लागत इसकी, औसत लागत यानी AC। सिंपल ही है, AC क्या होगा, वही AFC और ABC। यानी अगर हम औसत लागत निकालनी है तो आप क्या करोगे, औसत लागत और औसत परिवर्तनशील लागत को जोड़ दो, या आप क्या करो, AC निकालनी है तो आप TC को Q से भाग दे दो। दोनों का एक ही आंसर आएगा, ध्यान रखना। या तो आप इन दोनों को जोड़ोगे तो आपको AC मिलेगा, औसत लागत मिलेगी, वो सेम मिलेगी, या आप क्या करोगे, कुल लागत को उत्पादन की इकाइयों से भाग दोगे तो एवरेज निकल जाएगी। कुल से जब इकाइयों का भाग देते हैं तो एवरेज निकलती है, औसत निकलता है। तो उसकी परिभाषा ये कह सकते हो आप, औसत लागत व औसत परिवर्तनशील लागत को जोड़ दें तो क्या मिलेगी, कुल लागत, या कह सकते हो अल्पकालीन कुल लागत। यहाँ पर शब्द लग जाएगा, अभी शॉर्ट की बात होगी, लेकिन आपको बात जब हम टेबल करेंगे तब करेंगे इसको। कुल लागत कहते हैं, या आप कह सकते हो कि कुल लागत में इकाइयों का भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे कुल औसत लागत कहते हैं। देखो कितना सिंपल है, कुछ भी कैसे भी कर दो कोई दिक्कत नहीं है, लागत कहते हैं। या तो आपने दो लागतें प्राप्त किया उसको जोड़ दो, औसत लागत मिल जाएगी, या आप कुल लागत में इकाइयों का भाग दे दो, आपको औसत लागत मिल जाएगी, है ना। तो ठीक है, आज इसके बाद एक सीमांत लागत भी आती है, सीमांत लागत, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज हमने जो पढ़ा है वो बता देता हूँ। अल्पकालीन लागतों में हमने एक लागत पढ़ी, कुल स्थिर लागत, जो कुल स्थिर साधनों की लागतें होती है वो कुल स्थिर लागत कहलाती है। हमने पढ़ी कुल परिवर्तनशील लागत, जो परिवर्तनशील साधनों की लागतें होती है वो कुल परिवर्तनशील लागतें कहलाती है। हमने पढ़ी कुल लागत, इसमें पढ़ा जो कुल स्थिर लागत और कुल परिवर्तनशील लागतों का योग क्या कहलाता है, कुल लागत कहलाता है। हमने पढ़ा औसत लागत, कुल स्थिर लागत के अंदर उत्पादन की इकाइयों का भाग देते हैं जब हमें औसत लागत प्राप्त होती है। हमने पढ़ा औसत परिवर्तनशील लागत, जब कुल परिवर्तनशील लागत में इकाइयों का भाग देते हैं तो कुल परिवर्तनशील लागत प्राप्त होती है। हमने पढ़ा औसत लागत, जब कुल लागत में इकाइयों का भाग देते हैं, या क्या करते हैं, औसत लागत के लिए हम क्या करते हैं, औसत स्थिर लागत और औसत परिवर्तनशील लागत को क्या कर देते हैं, आपस में जोड़ देते हैं। यानी आज हमने 6 प्रकार की लागतें कंप्लीट की है जो अल्पकालीन लागतें हैं, क्योंकि अल्पकाल के अंदर क्या होता है, जो हमने उत्पादन फलन पढ़ा था अल्पकालीन, उसके अंदर स्पष्ट रूप से बात कही थी भी जो इसमें उत्पादन होते हैं वो कुछ परिवर्तनशील होते हैं, कुछ स्थिर होते हैं। ये फंडा दीर्घकाल में नहीं होगा क्योंकि उसमें तो सभी परिवर्तनशील होते हैं, तो उसके अंदर स्थिर लागत होगी नहीं, सिर्फ परिवर्तनशील लागत होगी बस। इसमें स्थिर साधन है, इसी कारण में स्थिर लागत की भी आवश्यकता पड़ती है, परिवर्तन की भी पड़ती है, और कुल तो दोनों का योग होता है वो कुल ही होता है। औसत स्थिर की पड़ती है, औसत परिवर्तन की पड़ती है, दोनों का योग होता है वो औसत लागत होती है। और इसके आधार पर हमने एक टेबल भी तैयार की थी और हमने एक तीनों का इकट्ठा डायग्राम भी बनाया था। ठीक है ये स्टूडेंट, यह वीडियो ये क्लास यहाँ तक की है। नेक्स्ट हम एक तो सीमांत लागत की बात करेंगे, उसके बाद इसकी हम टेबल भी बनाएंगे, क्योंकि अगर आपको ये 3 प्राप्त है तो ये तो भाग देने से निकलती है, ये तो अपने आप ही प्राप्त हो जाएगी। एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं ऐसे, आपको एक लागत दे दी, कुल दे दी, औसत पूछी हो तो भाग ही देना होता है, उसमें कोई बड़ा मैटर नहीं है। वो हम जैसे ही टेबल करेंगे उसमें आपको आगे समझ आ जाएगा। ये क्लास यहीं तक, थैंक यू।